तो नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल सूरज हिंदी कहानी में। चलिए दोस्त, कहानी शुरू करते हैं। ये सही नहीं है दोस्त, किसी मूर्ति का इतना दाम कैसे हो सकता है? एक ग्राहक ने उस दुकानदार से पूछा। देखो दोस्त, हो सकता है ये तुम्हारी दृष्टि में एक मूर्ति हो, पर यह मेरी दृष्टि में अनमोल कृति है। इससे पहले भी मेरी इस दुकान से ऐसी और मूर्तियां बिकी है। खरीदने वाले के लाख कहने पर भी मैंने मूर्ति नहीं बेची। 1 रुपए भी मैं इसके कम नहीं कर सकता, चाहे तुम लो या नहीं। मेरे लिए यह मूर्ति केवल मूर्ति नहीं, अपितु मेरे लिए आराधना है। मेरे पास और भी दूसरे कलाकारों के द्वारा निर्मित मूर्तियां हैं। मैं उनके दाम कम ज्यादा करने के लिए तैयार हूं, पर इसके लिए मैं 1 रुपए भी कम नहीं कर सकता। जिसके भीतर कला की परख होगी वह इसके दाम नहीं पूछेगा, वह आएगा और बिना ज्यादा बात किए इसे खरीद लेगा। अच्छा सच बताना, यह मूर्ति तुम्हें ऐसी प्रतीत नहीं होती जैसे यह अभी बोल पिंगेगी? दुकान वाले ने उस ग्राहक से पूछा। इस बात में कोई दो राय नहीं दोस्त कि यह मूर्ति सजीव है। जिस किसी ने इस मूर्ति को बनाया है उस मूर्तिकार ने प्राण छोड़कर सब कुछ डाल दिया है। लेकिन मेरे पास इतने रुपए नहीं जो मैं इस मूर्ति को खरीद सकूं, पर मेरे मन में इसे खरीदने की प्रबल इच्छा है। यदि यह मूर्ति कुछ दिन और बच गई तो मैं इसी मूल्य पर इसे ले जाऊंगा, कहकर वह आगे बढ़ गया। सुनो दोस्त, मैं तुम्हारी भावना का आदर करता हूं, पर यह मेरी विवशता है कि मैं इसे तुम्हारी प्रतीक्षा में रोक नहीं सकता। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। वह ग्राहक थोड़ी देर रुका, फिर बोला, यह मेरे भाग्य और चाहत के मध्य की प्रतिस्पर्धा है। देखो इन दोनों में कौन जीतता है। फिर वह उस दुकान वाले को अभिवादन करके चला गया। मैं कुछ दूर खंगा उन दोनों की बातें सुन रहा था। मेरे मन में भी एक प्रबल जिज्ञासा जाग उठी उस मूर्ति को देखने की। ऐसा क्या है उस मूर्ति में जो वह ग्राहक अपने भाग्य और चाहत के मध्य एक प्रतिस्पर्धा छेड़ कर चला गया था? मैं तुरंत उस दुकान पर पहुंच गया। मुझे देखते ही दुकान वाले पूछा, बोलिए श्रीमान, आपको क्या दिखाऊं? वही मूर्ति जो कुछ देर पहले एक ग्राहक देख रहा था। मैंने उससे कहा, अच्छा वह? लेकिन श्रीमान, वह काफी मूल्यवान वस्तु है। क्या कोई वस्तु मूल्यवान हो तो उसको कोई देख नहीं सकता? मैंने उस दुकान वाले से पूछा। नहीं श्रीमान, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ये सोच रहा था कि यदि आपने वास्तव में खरीदना हो तो मैं दिखाऊं। आप ग्राहक की भावना को आहत कर रहे व्यापारी। खरीदना और न खरीदना एक अलग बात है। वस्तु को जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मैं कैसे कह सकता हूं कि वह मैं खरीदूंगा या नहीं? मैंने दुकानदार पर नाराजगी जाहिर की। अरे श्रीमान, आप तो ज्यादा नाराज हो गए। चलिए नाराजगी को थूकिए और उस मूर्ति को देखिए जिसे मैंने उस ग्राहक को दिखाया था। ये कहकर वह मुझे भीतर ले गया जहां वह मूर्ति रखाया था। मैंने जैसे ही उस खूबसूरत मूर्ति को देखा, स्तब्ध हो गया। वह मूर्ति नहीं बल्कि जीवित लग रहा था कि वह अभी बोल उठेगी। उसकी आंखें इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, लगता था कि वह अपनी आंखों से दिल के भीतर एक अजीब हलचल मचा रही है। उसका चेहरा, उसके होठ, शरीर का हर अंग जैसे ऐसे बनाया हुआ था जैसे हर चीज नाप तौल कर निर्मित की गई थी, न कम न ज्यादा। मैं उस मूर्ति पर मोहित हो उठा था। क्या दाम लगाया है तुमने इस मूर्ति का? मैंने बिना उस मूर्ति से निगाह हटाए उस दुकानदार से पूछा। 10 स्वर्ण मुद्रा श्रीमान, न कुछ कम न कुछ ज्यादा। उसने मुझसे ऐसे कहा जैसे मैं चौंक उठूंगा और कहूंगा, क्या बात करते हो दुकानदार? यह मूर्ति है, कोई जवाहरात नहीं है जो ऐसा मूल्य बोल रहे हो। पर मैंने उसकी सोच से परे कहा, लो ये 11 स्वर्ण मुद्राएं, यदि कम लगे तो मुझे फिर से कहना।
ये तो अनमोल मूर्ति है, यदि संभव हो तो मुझे उस मूर्तिकार से मिलवा दो। मेरा मन बेचैन हो चुका है जब तक वह मूर्तिकार मुझसे मिल नहीं लेता। वह अपने हाथ में 11 स्वर्ण मुद्रा लेकर ऐसे देख रहा था जैसे यह एक उसकी सोच से परे का दृश्य हो। उसे यह विश्वास नहीं हो पा रहा था कि कोई ऐसा भी कर सकता है। उसे भरोसा हो गया था कि उसके मूर्तिकार दोस्त के लिए सही प्रशंसक मिल गया जो उसकी कला की वास्तविक कद्र कर सकता है। जनाब, यह मूर्ति कहाँ पहुँचानी है? मुझे बता दो ताकि मैं अपने आदमियों के द्वारा सुरक्षा से यह मूर्ति आपके उस मकान तक पहुंचा दूं। अब उसके बोलचाल में काफी फर्क बन गया था। उसे महसूस हो गया था ये जो भी कुछ अलग है औरों से। भला कौन है जो मूल्य से भी ज्यादा दे सके? आज तक उसकी यादाश्त में कभी ऐसा नहीं हुआ था। यह मूर्ति मलदाह के महल में पहुंचाना है, मैंने उस दुकानदार को बताया। मलदाह का नाम सुनकर वह दुकान वाला और भी ज्यादा आश्चर्य से भर उठा था और अब उसकी व्यवहार में काफी बदलाव आ गया था। मलदाह इस शहर माहोक का सबसे बड़ा व्यापारी था। मैं उसके घर पर ठहरा हुआ था, उसका विशेष मेहमान बनकर। मलदाह समुद्र का राजा था। समुद्र पर सबसे ज्यादा पानी की विशाल नावें उसी की थी। समुद्री लुटेरा पिटूनी भी मलदाह के नाम से घबराता था। मेरी उसकी मुलाकात एक समुद्री यात्रा के दौरान हुई थी। बस उसके और मेरे मध्य कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे मध्य एक गहरी दोस्ती की नींव रख दी। उसके बाद से मैं उसका ऐसा मित्र बन गया कि मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार था। दोस्त, ये सच है कि मैं मलदाह का गहरा मित्र हूँ, पर तुम्हें मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे दोस्तों की पूरी परख है और मैं अपने दोस्तों को कभी भी भूल नहीं सकता। यह मूर्ति तो तुम मलदाह के महल में पहुंचा दो, पर इसके अतिरिक्त मेरी एक और ख्वाहिश है कि मैं उस मूर्तिकार से मिलवा चाहता हूं जिसने इस मूर्ति को बनाया है। वह कोई साधारण कलाकार नहीं अपितु वह एक दुर्लभ कलाकार है। मैं उससे मिलकर एक सवाल करना चाहता हूं। यदि उसने मुझे मेरी इच्छा के अनुसार जवाब दे दिया तो फिर मेरी यह बेचैनी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, मैंने उससे बताया। सच कहूं जनाब, मेरी अब तक की जिंदगी आप पहले ग्राहक हैं जिससे मिलकर अपनापन लगा। तुम सोच रहे होगे कि मैं कैसी पागलपन वाली बात कर रहा हूं, पर यह बात सच है कि तुम हमारे लिए ही नहीं इस शहर के लिए और उस मूर्तिकार बलगाज के एक अपने और विश्वसनीय आदमी हो। आप यही मेरी दुकान पर आराम से बैठो, मैं दोपहर के बाद आपको उस मूर्तिकार से मिलवा दूंगा। सच कहूं जनाब, वह एक नायाब कलाकार है। मैं जब पहली बार उससे मिला था तब मुझे नहीं मालूम था कि वह एक ऐसा कलाकार है जो ईश्वर की तरह पत्थर में जान फूंकने की कला जानता है। फिर मैं उसको अपने इस शहर माहोक ले आया। मैंने उसे यहाँ अपने मकान में रहने दिया। उसका परिवार भी कुछ दिनों में यही आ गया। फिर उसने पहली मूर्ति बनाई। जब मैंने वह मूर्ति देखी तो हैरान हो उठा। लगा वह एक जीवित है। जानते हैं आप उसने किसकी मूर्ति बनाई थी? मेरे प्रिय घोड़े बाली की। मैं उस मूर्ति को देखकर मोहित हो उठा। फिर एक दिन वह मूर्ति कोई विदेशी सौदागर मुंह बोले दाम पर खरीद ले गया, जैसे आपने इस मूर्ति को खरीद लिया। अब उसके पास भी खूब पैसा है और मेरे पास भी, पर वह कभी भी किसी ग्राहक से मिलता नहीं। कई बार कई ग्राहकों ने उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की थी, पर जब उसने चाहा नहीं तो मैं कैसे मिलवाता। पर मुझे भरोसा है कि वह आपसे जरूर मिलेगा, आप चिंता मत करना। उसकी बात सुनकर मुझे राहत मिली थी। जब से मैंने उस मूर्ति को देखा है मेरा मन बेचैन हो उठा था। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह मूर्ति उस शिल्पकार ने कल्पना के आधार पर नहीं बनाया है, बल्कि वह लंदकी इस दुनिया में कहीं न कहीं जिंदा है।
यदि वह जिंदा है तो मैं हर हालत में उससे मिलने जाऊंगा, चाहे वह दुनिया के छोर पर स्थित हो। मुझे उस अनदेखी लड़की से प्रेम हो गया था। अब मेरी प्रतीक्षा थी तो उस पल की जब मैं उस शिल्पकार के मुंह से यह सुनूं कि यह लड़की फलानी जगह मौजूद है। वह जहां भी होगी मैं उस तक पहुंचे बिना मानने वाला नहीं था। चलो जनाब, दोपहर हो गई है, अब थोड़ी देर के लिए मैं दुकान बंद करूंगा। अब मैं आपको लेकर उस मूर्तिकार के पास चलता हूँ। ईश्वर करे वह आपके मन की बेचैनी को दूर कर दे। दुकान वाले ने मुझसे कहा। उसने जैसे ही मुझे उस मूर्तिकार से मिलने के लिए चलने को कहा तो मैं इतना खुश हो गया कि मैं तुरंत उठकर खंगा हो गया। मैं जिस पर कोई भाव डाल नहीं पाता था वह एक मूर्ति देखकर इस तरह पागल कैसे हो उठा। मैं उसके साथ ऐसे चल रहा था जैसे हवा चलती है। जनाब, आप बहुत तेज चल रहे हैं, इतनी ऊर्जा आप में कहां से आई? मैं थकने लगा हूं। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं खुद को भूलकर सिर्फ उस मूर्ति को अपने भीतर महसूस कर रहा था। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। ऐसा नहीं कि मुझे कभी मोहब्बत नहीं हुई थी, पर ऐसी हालत मेरी कभी नहीं हुई थी। मुझे लग रहा था जैसे वह मुझे पुकार रही, कह रही है कि जल्दी आ जाओ, मुझे बचाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम तक पहुँचने का जब कोई चारा नहीं मिला तो मैंने एक मूर्तिकार के द्वारा अपनी प्रतिमा मैंने आपको भिजवा दी ताकि आप मुझे पहचान सको और आकर मुझे अपनी बाहों में भर लो। हम रास्ते में थे और ये विचार अचानक मेरे दिमाग में नाच रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई मुझे खींच रहा था, वह मुझे आवाज दे रहा था। मैं ये बात उस व्यापारी से कह भी नहीं सकता था। अरे व्यापारी महाशय, क्या और भी समय लगेगा? मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उस दुकानदार से पूछा लिया। आप चिंता न करें जनाब, बस हम पहुंच गए हैं। वह सफेद रोगन वाला मकान देख रहे हैं न, वही उस शिल्पकार का घर है, उसने मुझे बताया। ये सुनते ही मेरा मन खुशी से नाच उठा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उस सफेद मकान में ही मेरी वह प्रेमिका मौजूद है और मैं उसके दरवाजे खुलते ही उसे देख पाऊंगा। मेरी ऐसी हालत कभी नहीं हुई थी। मैं खुद को संयत करने का खूब प्रयास कर रहा था पर सफल नहीं हो पा रहा था। वह लड़की मुझ पर हावी होती जा रही थी। मैंने अनेक युद्ध जीते थे। ऐसी परिस्थितियां मेरी जिंदगी में आई थी जब लगता नहीं था कि उसका कोई हल होगा, पर मैंने उन परिस्थितियों को भी अपने हिसाब से बदल दिया। पर आज जो मेरी स्थिति थी ये तो मेरी क्षमताओं को भी पराभूत कर रही थी। अरे जनाब, हम पहुंच गए, ये देखो यही वह मकान है, उस व्यापारी ने मुझे कहा तो मेरी तंद्रा टूटी। हम उस मूर्तिकार के मकान के बाहर पहुंच गए थे जिसने वह मूर्ति बनाई थी। उस व्यापारी ने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी के बाद एक 40 की उम्र के व्यक्ति ने वह दरवाजा खोला। बाहर मुझे और दुकान वाले को खंगा देखकर वह मुस्कुरा उठा और फिर उसने अंदर चलने को कहा। जब हम अंदर चले गए तो उसने धीरे से दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वह हमें लेकर एक ऐसे स्थान पर आया जहां 2 चारपाइयां बिछी हुई थी। उस मूर्तिकार ने मुझे और उस व्यवसायी को चारपाई पर बैठने को बोला। जब हम दोनों आराम से बैठ गए तो उसने अपनी पत्नी को आवाज दी और बोला, मेहमानों के जलपान के लिए कुछ ले आओ। कहकर वह शांत होकर बैठ गया। बलगाज भाई, आजकल आप नया क्या बना रहे हो, जरा मुझे बताओ। तुम्हारी बनाई मूर्ति हमेशा मुंह मांगे दाम पर बिकती है। आज ही तुम्हारी बनाई हुई वह लड़की वाली मूर्त 11 स्वर्ण मुद्रा में बिकी है। आश्चर्य मत करना, तुम्हारी मूर्ति खरीदने वाले व्यक्ति को मैं अपने साथ लाया हूँ। उसने मेरी ओर इशारा किया तो बलगाज ने हाथ जोड़कर मुझे धन्यवाद दिया और बोला, श्रीमान, आप जैसे कला पारखी की वजह से मुझ जैसे कलाकार की जीविका चलती रहती है।
जब तक आप जैसे कला के पारखी इस दुनिया में जीवित है तब तक हम जैसे मूर्तिकार की जिंदगी सुचारू रूप से चलती रहेगी, उसने मुझसे कहा। सुनो आदरणीय बलगाज, ये जो कला तुमने हासिल की है ये हर किसी के वश की बात नहीं है। यह एक प्रकार की आराधना है। तुम इस पत्थर को ऐसे नहीं साधते बल्कि तुम इस पत्थर की आराधना करते हो, इसे अपना आराध्य बनाते हो, तब जाकर मूर्ति सजीव हो पाती है। मेरी बात सुनकर वह मूर्तिकार काफी प्रसन्न हुआ। तभी व्यापारी उठकर खंगा हो गया और बोला, बलगाज जी, मैं तो जा रहा हूँ घर पर भोजन करने के लिए, तब तक आप इन अपने प्रशंसक के कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दो। इन्होंने काफी जिद की, तब जाकर मैं इन्हें आपके घर पर लेकर आया हूँ, वरना मैं जल्दी से किसी को लेकर नहीं आता, व्यवसायी ने मूर्तिकार ने कहा और फिर रुका नहीं, चला गया। उसके जाने के बाद बलगाज की पत्नी ने मुझे एक गिलास जल पिलाया और फिर खाने के लिए गुड़ दिया। गुड़ खाकर जब मैंने जल पी लिया तो उसने मुझसे कहा कि मैं अपने सवाल पूछ लूं। हो सका तो मैं अवश्य उत्तर दूंगा। मुझे तो सबसे पहले ये पूछना था कि वह मूर्ति क्या काल्पनिक है या आपने किसी वास्तविक औरत को देखकर बनाया है। मैंने उस मूर्तिकार से पूछ लिया। मेरे इस तरह सवाल करने से वह आश्चर्य से भर उठा। उसे उस मूर्ति का सच याद आ गया था। वह हैरत से मेरी ओर देखने लगा। फिर उसने मुझसे पूछा, आप किसी अच्छे घराने के लगते हैं श्रीमान, फिर आप इस मूर्ति के बारे में पूछने के लिए पैदल चलकर मेरे घर तक आए। ऐसा क्या है दिखा आपको इस मूर्ति में? उस मूर्तिकार ने मुझे घुमाने के लिए पूछा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह औरत आज भी जिंदा है और इसने जानबूझकर तुम्हें अपनी मूर्ति बनाने को कहा होगा। मैंने उस मूर्तिकार बलगाज से कहा। इस बार मेरी बात ने उसे उछलने पर मजबूर कर दिया और तब वह बोला, आप कौन हैं और क्यों आप इस औरत और मूर्ति के बारे में जानना चाहते हैं? यह एकदम सत्य है कि मैं जो भी चित्र बनाता हूँ वास्तविक चीज को ही देखकर बनाता हूँ। वह मूर्ति जो आपने खरीदा है वह वास्तव में एक वास्तविक औरत की ही मूर्ति है। उस औरत ने जानबूझकर अपनी वह मूर्ति बनवाई थी। जब मूर्ति बनकर तैयार हो गई तो उसने मुझसे कहा कि मैं इस मूर्ति को लेकर शहर घूमकर बेचूं। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हुआ कि यह मूर्ति निश्चित ही तुम्हें इतना दाम दिलवाएगी, तुम सोचकर हैरान रह जाओगे। आज उसकी बात बिल्कुल सही हो गई। उसकी उस मूर्ति की कीमत मुझे सोच से भी ज्यादा मिली है। उसने मुझसे ये भी कहा था कि यदि कोई मेरी मूर्ति देखकर तुमसे मेरे बारे में पूछे तो उसे बता देना कि मैं उसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ उसकी। वह जब ये जान जाएगा तो फिर वह निश्चित ही मुझे लेने आएगा। उसकी बात सुनकर मुझे यही लगा कि वह एक पागल है जो कुछ भी बोल सकती है। लेकिन जब मैं वहां से वह मूर्ति छुपा कर ले आया तो मुझे एक बार खुद पर भी हंसी आई कि मैंने एक पागल औरत की बात मानकर समय का बहुत बड़ा हिस्सा उसकी मूर्ति गढ़ने में मैंने लगा दिया था। यदि मैं ये बात किसी को बताऊंगा तो वह हंसेगा और कहेगा कि मैं भी उस लड़की की ही तरह पागल हूँ। लेकिन वह मेरी कृति थी और मुझे काफी पसंद आई थी, इसलिए मैंने उसे छुपाकर अपने साथ रख लिया। मैं जहां भी जाता उसकी वह मूर्ति अपनी पीठ पर टांगे रहता था। वह मेरी ऐसी कृति थी जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करने लगा था। फिर मैं इस शहर में चला आया। यहाँ का मौसम मुझे रास आ गया। एक दिन यह व्यापारी जो मेरा अब दोस्त है मुझे मिल गया। यह मूर्तियों का सौदा करता था। मेरी मूर्तियों पर जब इसकी निगाह पिंगाई तो ये प्रसन्न हो उठा और मुझसे पूछा कि क्या मैं ये मूर्तियां बेचना चाहूंगा। मुझे तो मूर्तियां बेचनी ही थी, इसलिए मैंने इससे हाँ कर दी। इसने मुझे कहा कि यह मेरी मूर्तियों को बेचेगा। उसकी जो भी कीमत मिलेगी उसका 10% ये लेगा।
मुझे इसका ये प्रलोभन उचित लगा। मैंने सोच लिया था कि इसमें मुझे कोई नुकसान नहीं था। मुझमें मूर्तिकार का गुण तो था, मैं मूर्तियों को सजीव कर सकता था, पर उनका मूल्य तय करना यह मेरे वश के बाहर था। मुझे अपनी कला के साथ -2 अपना परिवार भी पालना था, इसलिए मुझे यह उचित लगा। मैंने उस व्यापारी के साथ अनुबंध कर लिया। वह भला व्यक्ति था, उसने मेरे ठिकाने की भी व्यवस्था कर दी और साथ उचित मूल्य पर पत्थर दिलवाने का बंदोबस्त कर दिया। मेरा काम जब चल निकला तो मैं अपने परिवार को साथ ले आया। अब मैं आराम से अपना जीवन यापन करने लगा हूँ, उस मूर्तिकार बलगाज ने मुझे बताया। तो यह मूर्ति तुमने बेचने के लिए इस व्यापारी को कब दी थी? मैंने उससे पूछा। आज से 3 पहले यह व्यापारी दानोर मेरे घर आया हुआ था, तभी इसकी निगाह मेरी इस मूर्ति पर पिंगाई। इसने मुझसे मूर्ति दिखाने को कहा। पहले तो मैं इधर उधर करता रहा, पर जब ये बच्चों की तरह जिद करने लगा तो मैंने इससे यह मूर्ति खोलकर इसे दिखा दी।